नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 2 का 11वां भाग पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर बच्चों हम लोग बात करेंगे फल और बीज की। तो पाठ को शुरू करते हैं। तो देखो, बीजांड से बीज का विकास होता है और अंडाशय से फल का विकास होता है। चलो, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्त्री केसर का चित्र बना रही हूँ। और ये है स्त्री केसर का अंडाशय। हमें पता है कि अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बीजांड बनाया। ये बीजांड के अध्यावरण और ये बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है हमारा। इसके अंदर ये हमारा निषेचित अंड, जिससे भ्रूण का विकास होने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको लेबल करती हूँ। ये क्या है? ये है हमारा भ्रूण पोष। ठीक है, यहाँ पे ये कोशिकाएं। ठीक है, और ये है हमारा भ्रूण। ठीक है, और ये है हमारे अध्यावरण, और ये जो पूरी गोलाकार संरचना है ये है हमारी बीजांड। और बीजांड जिसके अंदर स्थित है, ये फ्लास्क के जैसी जो संरचना है, ये है अंडाशय। और अंडाशय की सबसे बाहर वाली जो भित्ति है, ये है अंडाशय भित्ति। ओके, अब देखो कैसे बीज और फल का विकास होता है। यहाँ इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जो हमारा ये निषेचित अंड है, इससे हमारे भ्रूण का विकास होगा। ओके, भ्रूण का विकास करने के लिए हमें पता है कि भ्रूण पोष जो होता है वो पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। तो पोषक पदार्थ से पोषण लेकर भ्रूण जो है वो अपना विकास करता है। ओके, अब देखो अगली बात, भ्रूण के बाहर की तरफ बीजांड का जो ये अध्यावरण वाला भाग है, ये बच्चों बाद में बीज का आवरण बनाता है। इसको हम कहते हैं बीजावरण। तो कुल मिला के बीजांड ने क्या संरचना का विकास कर लिया? बीज का विकास कर लिया। बीज का बाहर का आवरण ये तो बन गया अध्यावरण से। ठीक है, ये हो गया हमारा बीज का आवरण, जो किससे बना हुआ है? अध्यावरण से बना हुआ है। और इस आवरण के अंदर हमारे पास में एक भ्रूण उपस्थित है। भ्रूण की संरचना हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़कर आए हैं कि एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना क्या होती है और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना क्या होती है। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा बन गया बीज। तो बीजांड जो है वो बीज के अंदर विकसित हो गया। अब हमें पता है कि ये जो बीज होता है ये किसी ना किसी फल के अंदर बंद होता है। ये मैंने एक फ्रूट बना दिया। तो ये जो फल है ये कहाँ से विकसित हुआ? तो देखो, ये जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय ने बना दिया फल, और अंडाशय की जो बाहर वाली भित्ति थी वो बन गई फल की भित्ति। तो इस तरह से बच्चों, बीजांड से बीज का विकास हो गया और अंडाशय से हमारे फल का विकास हो गया। अब देखो, जब बच्चों बीज जो है, भ्रूण का जब विकास हो रहा है, तो हमें पता है कि भ्रूण पोष का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास 2 तरह के बीज हमें प्राप्त होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। गैर एल्बुमिनस बीज का क्या मतलब है कि इनके अंदर, इन बीजों के अंदर बीज का जब विकास हो रहा था, भ्रूण का जब विकास हो रहा था, तो सारा का सारा जो भ्रूण पोष था वो सारा उपयोग में आ गया। यानी कि कोई भी अवशिष्ट बचा हुआ भ्रूण पोष नहीं है। तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। दूसरी तरह के बीज होते हैं जिनको कहते हैं एल्बुमिनस, गैर एल्बुमिनस या एल्बुमिनस रहित बीज। दूसरे तरह के बीज होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्बुमिनस बीज। तो ये ऐसे बीज होते हैं जिसके अंदर जो भ्रूण पोष है वो पूरा का पूरा काम में नहीं आया। यानी कि जो हमारे पास परिपक्व बीज है उसके अंदर भ्रूण पोष का थोड़ा भाग शेष रह गया। यानी कि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। उदाहरण दे रखे हैं जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड, इन सब के अंदर भ्रूण पोष बचा हुआ रह जाता है। तो हमें अपनी किताब में से बच्चों ये चित्र याद करने हैं। ये है एरंड का चित्र, ये है ओनियन यानी कि प्याज का, और ये है गेहूं का। तो ये जो 3 चित्र हैं बच्चों, ये तीनों चित्र हमें याद करने हैं। एरंड, गेहूं और ये है प्याज।
ठीक है। अब इनके अंदर विशेषता क्या है, जो बात हमें याद करनी है वो देखो, खास बात क्या है, ये देखो, ये एरंड के अंदर आपको यहाँ पर भ्रूणपोष दिखाई दे रहा है। ओके, और ये देखो यहाँ पर आपको प्याज के अंदर बात करोगे तो यहाँ पर आपको ये भ्रूणपोष दिखाई दे रहा है, और गेहूं के अंदर ये देखो ये आपको भ्रूणपोष दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेन बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है भ्रूणपोष की उपस्थिति। तो ये है सारे हमारे एल्बुमिनस बीजों के उदाहरण। तो हमें ये 4 उदाहरण भी याद करके चलना है। ये है बच्चों देखो एक गैर एल्बुमिनस या एल्बुमिनस रहित बीज। यहाँ पर सिर्फ बीज पत्र उपस्थित है, किसी भी तरह का भ्रूणपोष हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये बीन्स जो दाल वाली फसलें हैं, तो ये बीन्स का बीज यहाँ पर हमें दिखाया गया है। कुछ भी उदाहरण हम ले सकते हैं, चना है, मटर है, मूंगफली है, तो उन सब में जब भ्रूण का विकास हुआ तो जो भ्रूणपोष है वो सारा कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का भ्रूणपोष दिखाई नहीं दे रहा। तो ये था बच्चों वर्गीकरण। भ्रूणपोष के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हमने 2 भागों में बीजों को विभाजित किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों, वो है उदाहरण हमारा यहाँ काली मिर्च और चुकंदर। इन दोनों पौधों में बच्चों क्या होता है कि न्यूसेलस जो बीजांड काय है वह भी अवशेषी अंग के रूप में रह जाता है। यानी कि जब बीज परिपक्व हो गया तो उस परिपक्व बीज के अंदर न्यूसेलस भी या बीजांड काय भी अवशिष्ट रूप में उपस्थित रह जाता है। इसको हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। तो इसके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन आता है, इसलिए परिभ्रूणपोष क्या होता है, किन पौधों में पाया जाता है, ये उदाहरण हमें अच्छी तरह से याद करने हैं। तो नाम नहीं भूलोगे, काली मिर्च और चुकंदर, जिसमें परिभ्रूणपोष पाया जाता है। और परिभ्रूणपोष है क्या, अवशिष्ट यानी कि शेष बचा हुआ बीजांड काय। चलो आगे हम लोग बच्चों बात करते हैं फलों के प्रकार की। तो अभी हम लोगों ने बात की थी बच्चों की, जब हमारा जो अंडाशय है उससे हमने बात की थी कि भाई अंडाशय हमारा फल के अंदर विकसित हो जाता है। ठीक है, तो वहीं से मैं बात को शुरू करूंगी। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा बच्चों यहाँ पर कि अंडाशय फल के अंदर परिवर्तित हो गया, अंडाशय ने फल बना दिया। तो बच्चों पहला जो प्रकार होता है फलों का वो होता है यथार्थ फल, यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स, तो ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जिसमें फल का निर्माण केवल, यहाँ मैं एक शब्द लिख रही हूँ बच्चों याद रखना, फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं यथार्थ या ट्रू फ्रूट्स। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे केस होते हैं जो यहाँ चित्र में आपको दिखा, जैसे ये एप्पल दिखाया है, ये स्ट्रॉबेरी आपको दिखाया गया है। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके निर्माण के समय अंडाशय तो काम में आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि अंडाशय काम में नहीं आ रहा, लेकिन अंडाशय के साथ साथ पुष्प के दूसरे भाग जैसे कि पुष्पासन, वो भी फल के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे फलों को जहां अंडाशय के साथ में पुष्प का दूसरा कोई भाग भी फल के निर्माण में भूमिका निभा रहा है, उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स या आभासी फल। फॉल्स फ्रूट्स या आभासी फल। उदाहरण याद रखने हैं, हमारे बुक में जो 2 डायग्राम दे रखे हैं ये भी याद रखने हैं। बोर्ड के अंदर कई बार ये डायग्राम बना के ना आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इस भाग का नाम बताओ, तो हमें याद रखना है पुष्पासन। ठीक है, चलो एक तीसरी तरह के और फल होते हैं जिनको कहा जाता है अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल, ये फल बच्चों क्या होते हैं, ये हमारा तीसरा प्रकार है फ्रूट का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों पहली चीज यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा, तो बिना निषेचन के, निषेचन हुआ ही नहीं, ठीक है, तो बिना निषेचन के फल बन जाता है। ठीक है, बिना निषेचन के फल बन गया। और फल कैसा बनता है कि उसके अंदर बीज नहीं होते, बीज रहित फल का विकास हो जाता है। अब ये बिना निषेचन के बीज रहित फल बनता है तो इसके पीछे कुछ हार्मोन्स काम करते हैं, और ये जो तकनीक है इसको अब जो हॉर्टिकल्चर विभाग है, हमारा बागवानी विभाग जो है, वहाँ पर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के फलों का उत्पादन बिना निषेचन के भी संभव कराया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया में किसकी मदद ली जाती है कि बिना निषेचन फल बन जाए, तो हम विभिन्न प्रकार के
हार्मोन्स की मदद लेकर अनिषेक जनित फलों का उत्पादन कर सकते हैं। चलो अब बच्चों आगे बात करते हैं हम कुछ बीज से संबंधित तथ्यों की। तो देखो बीज का तो विकास हो गया, लेकिन जो बीज होते हैं वह हमेशा उनके अंदर जो जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा, वो जल की मात्रा धीरे 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 कम होती जाती है, यानी बीज जो है वो डिहाइड्रेट होते जाते हैं, उसके अंदर से जो पानी की मात्रा है वो हटती जाएगी और बीज सूखने लगेगा। तो जल की मात्रा कम होती है, क्यों होती है? इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ूंगी मैं, इसके साथ साथ जो उसके अंदर होने वाली चयापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है बीज के अंदर, वो वाली क्रियाएं भी सारी की सारी बहुत धीमी हो जाती हैं, कम और बहुत धीमी गति से होती हैं। तो ये जो दोनों काम हो रहे हैं कि पानी की मात्रा कम हो गई और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो सब भी बहुत कम हो गई और बहुत धीमी गति से हो गई। इस दोनों के कारण हमारा जो बीज है वो सुप्तावस्था में चला जाता है, यानी कि वो क्या हो गया, डोरमेंट हो गया। ठीक है, अब वो सो गया, एक तरह से हम ये मान लें वो एक तरह से बीज है ना, सो गया, सुप्तावस्था में आ गया। अब इस डोरमेंसी की कंडीशन के बाद में ये बीज, जब भी इस बीज को पूरा प्रॉपर वातावरण मिलेगा, जब वातावरण इसके लिए अनुकूलित होगा, वातावरण अनुकूलित होगा यानी कि इसको पानी मिलेगा और मिट्टी के अंदर बीज को डाला जाएगा, तापमान अनुकूलित होगा, तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये जो डोरमेंट सीड है, ये सुप्तावस्था में जो बीज है, ये वापस जागृत हो जाएगा, वापस जग जाएगा और यह अंकुरण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये जो सुप्तावस्था है बच्चों, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है। कुछ पौधों में ये कुछ महीनों की हो सकती है, तो कुछ पौधों में ये कई साल की हो सकती है। लेकिन सुप्तावस्था या डोरमेंट स्टेज जो है वो आनी जरूरी क्यों है? ताकि बीज का जो है हम संरक्षण कर सके, नहीं तो क्या होगा, सारे के सारे बीज एक साथ अंकुरित हो जाएंगे और बीज का जो स्टॉक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। जबकि प्रकृति क्या करती है, मिट्टी के अंदर से कभी बीज के स्टॉक को खत्म नहीं होने देती। तो होता क्या है, बीजों को सुप्तावस्था में छोड़ दिया जाता है, बीज सुप्तावस्था डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक संरक्षित बने रह सके। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखना। एक तथ्य बच्चों और हम लोग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो देखो दूसरा तथ्य हमारा कि बीज की वायबिलिटी यानी कि जीवन क्षमता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हमारे प्रश्न बनते हैं, जीवन क्षमता। तो देखो बीज जो होते हैं ना, उनकी जीवन क्षमता कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक भी हो सकती है ना। जीवन क्षम बीज कई बीज ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों तक ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी बीज होते हैं जो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। तो जीवन क्षमता महीनों या सालों की हो सकती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास किताब के अंदर ना दो उदाहरण दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों हमारे पास में ल्यूपाइन का, ल्यूपाइन, ठीक है, इसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, ये जो इस पौधे के जो बीज हैं वो हमें आर्कटिक रीजन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, आर्कटिक रीजन से प्राप्त हुए थे और ये जो बीज हमें प्राप्त हुआ था इसकी उम्र लगभग 10,000 साल थी, यानी 10,000 साल पुराना ये बीज हमें मिला था। फिर क्या किया गया कि भाई इस बीज का अंकुरण कराया गया, तो ये देखा गया कि भाई ये बीज अंकुरित भी हो गया और इस बीज से पादप भी बन गया और उसमें पुष्प भी आए। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई ये बीज जो है ये लगभग 10,000 साल तक डोरमेंट स्टेज में पड़ा था और संरक्षित था, इसकी जीवन क्षमता इसके अंदर बनी हुई थी और 10,000 साल बाद जब इसको अनुकूलित वातावरण मिला तो इसने अपना जीवन चक्र पूरा किया। ऐसे ही बच्चों एक और उदाहरण हमारे पास है, वो है एक खजूर का पौधा फोइनिक्स डैक्टिलोफेरा, फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा, ये है खजूर। ठीक है,
तो खजूर का भी हमें लगभग बच्चों 2000 साल पुराना बीज जो है प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमें मृत सागर के पास में कोई महल की खुदाई हो रही थी, तो वहां से अवशेष के रूप में हमें लगभग 2000 साल पुराना बीज प्राप्त हुआ था। और जब इसका अंकुरण कराया गया तो ये बीज भी जीवनक्षम था, ये बीज भी वायबल था और इसने भी अंकुरण को उत्पन्न किया। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके ऊपर प्रश्न बनते हैं और इनसे यह सिद्ध होता है कि बीज जो है वो काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित अगर किए जाए तो वो संरक्षित रह सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था बच्चों हमारा बीज और फल के बारे में। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।